गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको जैसा कि पता है कि आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपके लिए आज हम 7वीं क्लास का प्रकाश, जिसे लाइट बोलते हैं, लाइट का चैप्टर लेके आए हैं। पहले हम आपको इस पे थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ा दें कि प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में अनुदिश के गमन करती है। ये आपको पता है कि लाइट एक सीधी रेखा में जाती है, अनुदिश गमन करती है। किसी भी चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश डालकर प्रकाश की दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे, अगर ये आई है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये कोई वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण बनाने हेतु जो प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान ऑप्टिमाइज यानी कि साइज का दिखाया जाता है। दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होता है। आपके पेपर में ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। सॉरी। अगला है नेक्स्ट पॉइंट। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम यानी बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की तरह तथा बिंब का यानी प्रतिबिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब का बायां, यानी कि एक तरह से उल्टा। सिर्फ आईफोन है जो सीधा दिखाता है, बाकी जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं सबके फ़ोन्स उल्टे दिखाते हैं फ़ोटोज़। जो प्रतिबिंब पर्दा से प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब पर्दा से प्राप्त नहीं होता। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा प्रतिबिंब पर्दा से प्राप्त नहीं होता? आभासी। अगला है कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता। आभासी दर्पण में अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु जब हम इसे दर्पण के पास ले जाते हैं तब प्रतिबिंब आभासी सीधा और अपवर्धित यानी छोटा बनता है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है ना। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी बिंब से छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के बीच मोटे किनारे पर पतले होते हैं, यानी कि बीच में मोटे और किनारे पर पतले, परंतु अवतल लेंस के बीच से पतले किनारे का मोटा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अब उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु बिंब लेंस बहुत पास रखे होते हैं, जब प्रतिबिंब आभासी सीधा अपवर्धित बनता है। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं देख लीजिए। बैनिया पिनारा, लाल नीला पीला हरा जामुनी बैगनी, यानी इसको हम लोग ना बैनिया पिनाला बोलते हैं। भीभी ग्योर, ये 7 हैं। अब आपसे पूछता है कि दंत विशेष कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, यानी कि दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं, क्योंकि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, जो इस प्रकार से रहता होगा यहाँ पे ऐसे, और इसको पकड़ के देखता है दांत इसमें से। स्कूटर कार वाहन में जो पार्श्व यानी कि जो लगा हुआ है साइड मिरर, वो कौन सा होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। समतल दर्पण बनाने हेतु प्रतिबिंब का दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान है ना दिया जाता है, दिखाया जाता है। अब हम लोग इसी पे कुछ टॉप के प्रश्न उत्तर जान लेते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको करना है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, लाइट। देखते हैं
पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग का मिश्रण है? आपको पता है कि अभी भी हम बताए हैं वो 7। वो ना एक प्रिज्म ऐसा होता है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से जब सूरज की किरणें आती है तो ये प्रिज्म को वो क्रॉस करके वो ना 7 कलर में इस पे जाके टकराता है, 7 कलर, यही बनता है बैनिया पिनाला वीवा, है ना, विविग्योर इसको बोलते हैं। आप लोग आगे देखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का प्रथम और अंतिम रंग, देखिए अभी हम बोल रहे थे प्रथम और अंतिम रंग लाल और बैंगनी होता है ना, बैनिया पिनाला। तो प्रथम लाल है और ये अंतिम बैंगनी है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? यही सब क्वेश्चन आता है। मध्य में ग्रीन होता है, मध्य में ग्रीन होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म का कार्य है, प्रिज्म का कार्य है, ये 2 ऑप्शन है इसमें से, तो सूर्य के प्रकाश के 7 वर्णों में विभक्त करने का उसका काम है। ठीक है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं मित्र और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ये जो आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, ये आप छोटे बच्चों को भी दिखाया जा सकता है ताकि वो क्वेश्चंस आंसर को याद कर लें, अपने पेपर में आए प्रश्न को भी देख सके, कैसे उसे आगे के भविष्य में काम करना है। न्यूटन का डिस्क, न्यूटन की डिस्क है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सीडी वाला रहता है, वो कैसी डिस्प्ले देता है? तो वो ना ऐसी डिस्प्ले पर 7 रंग होता है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस लिखा हुआ है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या है? किनारों पे पतला और बीच में मोटा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है, बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। आगे के प्रश्न में है, लिखा हुआ है आपके लिए कि 7 वर्णों है ना, 7 वर्णों का मिश्रण है, 7 वर्णों का मिश्रण है। तो कौन मिश्रण है? श्वेत प्रकाश मिश्रण है। कौन सा? श्वेत प्रकाश मिश्रण है। आगे है कि निम्न में से किसके द्वारा सदैव आभासी, सीधा और साइज में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये अपना है अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं कि सरल रेखा में अनुदिश गमन करती है, सरल रेखा में, तो ये है प्रकाश जो सरल रेखा में करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? अभी आपको बताए थे कि सीधा आभासी साइज से छोटा बना होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं निम्नलिखित में से कथन सत्य देखना है आपको। कौन सा कथन सत्य है? सत्य क्या? इसमें से सब सही है कि समतल दर्पण के दाएं बाएं दिखाई देता है, अवतल दर्पण पतले में होते हैं और गहरे होते हैं, अब उत्तल दर्पण बीच में मोटे और उभरे होते हैं। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस होते हैं, है ना, उत्तल लेंस होते हैं तो मोटे, बीच में मोटे और किनारे में पतले। प्रकाश को कौन सा फैलाता है? कौन फैलाता है प्रकाश को? कौन फैलाता है? आप मेरे साथ साथ ना कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। अवतल फैलाता है और उत्तल संकीर्ण करता है। अगला क्वेश्चन है मित्र और देखिए कि सुमेलित करना है कि किसका बायां, किसका दायां, किसका क्या, है ना, ये हमारे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। समतल है वो सही में दाएं भाग में बायां में दिखाई देता है। अवतल के किनारे क्या होते हैं? अवतल के गहर बीच में पतला होता है। फिर इसका ये हो जाएगा प्रिज्म का, ये हो जाएगा 7 वर्णों में बांटता है ना। तो जो पहले जानते हैं आप उसको पहले के, जैसे प्रिज्म के बारे में जानते थे कि 7 वर्णों में। अवतल, उत्तल को जानते हैं आप लोग कि किनारे पे पतले, अवतल को आप लोग जानते हैं बीच में गहरे। तो इस प्रकार से आपको देखना था। आगे बढ़ते हैं मित्र और हम लोग ना
16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 60 नंबर जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इस फोटोज़ में आपको पहचाननी है कि कौन सी फ़ोटो। देखिए लिखा है अवतल, है ना, लिखा हुआ है अवतल लेंस, आपको पहचानना है। तो लेंस इस प्रकार से दोनों तरफ से धंसा हो, अवतल, समझ गए। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है आपसे। कहना चाह रहा है फैक्ट्स अपना है कि उत्तल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को यानी आने वाले प्रकाश को अपसारित में से बाहर के मोड़ा करती है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अगला है कि उत्तल लेंस किसको कहेंगे, है ना, उत्तल। अब आप देख रहे इसका ठीक उल्टा जो धंसा था वो कटा, वो ये वाला बन गया, है ना। अब उसके बारे में थोड़ा ना डिटेल इसमें भी जाने हैं, इसका भी डिटेल जान लेंगे, है ना, कि उत्तल लेंस के बीच में मोटा और किनारे पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित यानी अंदर की ओर मोड़ा करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मित्र और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाल प्रकाश को नीला भिन्न में से होता है, कौन कर देता है। तो आवृत्ति हर्ट्ज में बदल जाता है। आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं और करते हैं नेक्स्ट कि जब हरे रंग को मिलाया जाता है, लाल रंग को मिलाया जाता है, जब हरे, ठीक से समझने का पहले, जब हरे रंग और लाल रंग को मिला दिया जाता है तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है, इसके बारे में जानना है। तो हमें जो रंग प्राप्त होता है उसे हम लोग पीला कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि दृष्टि दोष के बारे में है। देखिए लिखा हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे। तो लिखा हुआ उत्तल, है ना। दीर्घ दृष्टि आप समझाइए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी बात कि जैसे लिखा रहेगा निकट दृष्टि दोष है। देखिए 3 अक्षर का बीमारी तो 4 अक्षर का उपचार, अवतल। लिखा रहेगा दूर दृष्टि दोष, यानी ये जो दीर्घ दूर है, तो देखिए 2 अक्षर का बीमारी तो 3 अक्षर का उपाय, उत्तल, समझ गया। ऐसे ही आगे और भी बेलनाकार वाला है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, मोटर गाड़ियों में कौन सा लगाया जाता है। मोटर गाड़ी में उत्तल। तारे का टिमटिमाना कौन सा है। तारे का टिमटिमाना, है ना, अब अपवर्तन के कारण होता है। अगला है कि इंद्रधनुष का बनने का उदाहरण है। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। क्या होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए अगला और इस लाइट का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, है ना। प्रकाश के चाल सबसे पहले ज्ञात किसने करा। सबसे पहले इसका रोमर ने ज्ञात किया। कौन, रोमर। अब पूछता है कि रोमर में मनुष्य का तापमान 29.6 रोमर होता है, ठीक है, ये जान लीजिएगा। एडिसन क्या है, बल्ब की खोज किया। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिया। और वेयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर, उसका नाम है जल एक बहुमूल्य साधन है। क्या है, जल एक बहुमूल्य साधन है। इसके बारे में पृथ्वी पे आपको पता ही है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है अपने शरीर का, है ना। इसमें एक जल है जो प्राकृतिक संसाधन, जो बिना किसी, है ना, जल के बिना संभव नहीं है, जो ये प्रयास करने से मिल सकता है। जल संरक्षण के महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण के लिए 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप लोग सारे बच्चे जानते ही हैं कि मनाया जाता है। आपको ये भी पता है कि पृथ्वी पर 71% जल है और बाकी सब ऐसे स्थल है, उसी में भी समुद्र उसी में भी आता है।
तीन अवस्थाएं हैं इसके, कौन ठोस, द्रव और वाष्प, यानी ठोस, द्रव और गैस इसको बोल सकते हैं। उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ताज़ा जल है ना, R11 ताज़ा जल कहलाता है और जल चक्र द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर बीच में अनेक उपाय उपयोग करके जल की कमी को दूर किया जाता है। जल जनसंख्या एक बहुत बड़ा हमारे लिए ना, जनसंख्या जो है बड़ा उपयोग करता जल, जैसे जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुआं, नलकूप तथा हैंडपंप से प्राप्त होता है। इन स्रोतों के अंदर से स्पंदन की प्रक्रिया होता है और भूमि में जल का रिसाव होता है तथा जल भराव भी मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र और पढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि औद्योगिक एवं कृषि है ना गतिविधियों, अमल वर्षा, वनों उन्मूलन, इन सब के लिए प्रभावित रखता है। कमी आदि के कारकों के लिए भौम जल का निरंतर कमी हो रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर मानव क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी है। जल है तो कल है, इसलिए हम लोग ना जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जल को संग्रह करना चाहिए और भौम जल का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे है कि पादपों के लिए पानी नहीं मिल पाता है, इसके लिए सूख जाता है, मुरझा जाते हैं, इसलिए हमें वर्षा से मिलता है, भूमिगत भौम जल मिलता है और हमें चाहिए कि पानी को देना चाहिए। भौम जल में इसको ना दोहन भी हो रहा है, भूमि का जल कम हो रहा है और इसकी स्रोत भी घट रही है। हम लोग इस पर कुछ आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सबों के लिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलझाई गई जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ आपको जाना पड़ेगा और इसमें है कि कितनी होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट या यूएनओ ने कहा है कि 50 लीटर प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। कितनी, 50 है ना, 50 लीटर प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो ये 3 यानी कि 71% है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम नहीं है, तो स्वांगीकरण नहीं है, बाकी सब सही है। देखिए संघनक प्राप्त होता है, बर्षण भी होता है, आच्छादन भी होता है। अगला है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल से संबंधित है। जल से संबंधित है तो प्रोत में सभी देखिए ठोस, द्रव, गैस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन सा कारक जल की कमी के उत्तरदायी नहीं है। वो नहीं है हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 विकल्प खोजना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प के चयन के लिए हमें चारों ऑप्शंस को पढ़ने होंगे और पढ़ के जब देखेंगे तो आएगा कि विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की मात्रा लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष है, तो 2003 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है जो हम आप मिल के अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि भौम जल का स्तर अब क्षय का प्रमुख कारण है। उपयुक्त में सभी देखिए, जो जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगा उतना हम पानी खर्चा करेंगे, कृषि भी चाहिए, उसके लिए बढ़ते हुए उद्योग भी चाहिए, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल ये सारा कुछ चला रहे हैं, आप लोग सब लोग लाभान्वित हो। ग्रुप डी के साथ साथ क्लास के लिए भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6, 7, 8 में जो पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में, जो 10th में, उन सब के लिए साइंस लेके आए हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा और कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आपका दिन शुभ हो, आप सक्सेस हो। थैंक यू।